नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। किचन में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों के दाम घटने से अप्रैल में खुदरा महंगाई दर मामूली घट करके 4.83% पर आ गई है। सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई दर मार्च में 4.85% पर थी। एनएसओ के मुताबिक अप्रैल में खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से महंगाई में गिरावट सीमित रही। इस दौरान खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 8.7% हो गई, जो एक महीने पहले मार्च में 8.5% थी। आरबीआई अपनी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरें निर्धारित करते समय खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर गौर करता है। सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के लिए उपभोक्ता रिव्यूज के गुणवत्ता मानदंडों को लागू करने पर विचार कर रही है। सरकार के इस कदम से फर्जी रिव्यू पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाना चाहती है। स्वैच्छिक प्रयास विफल होने के बाद सरकार ने ये फैसला किया है। सरकार ने 1 साल पहले ई विक्रेताओं के लिए नए गुणवत्ता मानदंड जारी किए थे, जिसमें उन्हें भुगतान आधारित समीक्षा प्रकाशित करने से रोक दिया गया था। इसके बावजूद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पादों और सेवाओं की फर्जी समीक्षाएं अब भी दिखाई जा रही हैं। बाजार नियामक सेबी ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत एआईएफ मैनेजर्स की निवेश टीम के कम से कम एक प्रमुख कर्मचारी के लिए प्रमाण पत्र लेना जरूरी बना दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य एआईएफ क्षेत्र में योग्यता और पेशेवर रुख को बढ़ावा देना है। सेबी ने कहा कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के प्रबंधक की प्रमुख निवेश टीम में काम करने वाले संबंधित व्यक्तियों में से कम एक प्रमुख कर्मचारी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट से प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने आज शेयर बाजार की चाल बदल दी। जी हां, गिरावट में चल रहा बाजार अंतिम घंटे में मजबूत होकर के बंद हुआ। एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान अमित शाह ने कहा कि शेयर बाजार में चल रही गिरावट को चुनावों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में जारी गिरावट इलेक्शन से प्रभावित नहीं है। अमित शाह ने कहा कि बाजार के इस गिरावट को चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इससे पहले भी बाजार 16 बार गिरा है, इसलिए इस गिरावट को भी चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन अगर ये अफवाह है तो भी 4 जून के पहले आप अपनी खरीदारी कर लें, क्योंकि उसके बाद बाजार में बड़ी तेजी आने वाली है। इस बयान के बाद ही बाजार ने यू टर्न लिया और तेजी के साथ बंद हुआ। पिछले महीने अप्रैल में पहली बार चीन की साख यानी क्रेडिट घटी है। सरकारी बॉन्ड्स की बिक्री में सुस्ती और लोन ग्रोथ में अनुमान से अधिक गिरावट आने से ऐसी स्थिति बनी है। क्रेडिट को मापने वाले एग्रीगेट फाइनेंसिंग की बात करें तो मार्च की तुलना में अप्रैल में ये करीब 28 अरब डॉलर घट गया। 2017 के बाद ये पहली बार है जब चीन की क्रेडिट घटी है। इससे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के सुकड़ने के संकेत मिल रहे हैं। अप्रैल में शैडो बैंकिंग एक्टिविटीज़ में भी गिरावट आई है। इससे ओवरऑल क्रेडिट पर नकारात्मक असर पड़ा है। शेयर बाजारों में सोमवार को भारी उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 111 अंक से अधिक की बढ़त में रहा। एनएससी निफ्टी में भी तेजी रही। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस में अंतिम दौर में खरीदारी होने से बाजार बढ़त के साथ बंद रहा। शुरुआती गिरावट से उभरते हुए सेंसेक्स 111 अंक की बढ़त के साथ 72,776 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय 798 अंकों की बड़ी गिरावट आई थी। एनएससी निफ्टी भी 48 अंक की बढ़त के साथ 22,104 अंक पर बंद हुआ। भारत और ईरान ने चाबहार स्थित शाहिद बेहश्ती बंदरगाह के टर्मिनल के परिचालन के लिए एक लंबी अवधि के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये पहला मौका है जब भारत विदेश में स्थित किसी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ में लेगा। चाबरगाह बंदरगाह ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इस बंदरगाह को भारत और ईरान ने मिलकर के विकसित किया हुआ है। विदेश मंत्रालय ने 2024-25 के लिए चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए। ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लेने वाली कंपनी जोमैटो ने बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 175 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 188 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। मार्च तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 3,562 करोड़ रुपए रही, जो कि एक साल पहले 2,056 करोड़ रुपए थी। कंपनी का कुल खर्च 3,636 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले 2,431 करोड़ रुपए था। पूरे वित्त वर्ष में जोमैटो का शुद्ध लाभ 351 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी को 971 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। सोने में भले ही तेजी थम गई हो, लेकिन चांदी अभी और ऊपर जाने वाली है। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि इस साल सोने की तुलना में चांदी का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रह सकता है। दुनिया भर में इंडस्ट्रियल मेटल की मांग बढ़ने से चांदी की कीमत में 15 से 20% तक उछाल देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ
चांदी की मांग बढ़ेगी। एमसेक्स पर चांदी का मौजूदा भाव 84,984 रुपये प्रति किलोग्राम है। रिपोर्ट में कहा गया कि 80,000 रुपये तक के डिप पर चांदी में खरीदारी की जा सकती है। और अब आखिर में आईपीओ अपडेट। रुल्का इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ से 26 करोड़ रुपए से अधिक जुटाने के लिए 16 मई को बाजार में उतरेगी। आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 223 से 235 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ 16 मई को खुलेगा और 21 मई को बंद होगा। कंपनी के शेयर एनएससी के एसएमई मंच पर इमर्ज पर लिस्ट होंगे। आईपीओ के 8.42 लाख के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें 2.8 लाख शेयरों की बिक्री पेशकश भी शामिल है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी कल। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आप मनी9 के ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या फिर टैक्स से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो सीधे पूछें अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी, कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजय केडिया। अगर आपको कमोडिटी मार्केट में निवेश करना है या कमोडिटी से जुड़े कोई भी सवाल पूछने हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी, कहीं भी। आपको मिलेंगे आपके कमोडिटी के सभी जवाब। कहाँ? टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में मनी9 के ऐप पर। डाउनलोड करें ऐप नाउ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अब मुझको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।